गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। एक्चुअली रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशन के द्वारा जो कुछ भी भोज्य पदार्थ या फूड मटेरियल्स को हम लोग शरीर के अंदर लेते हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा किया जाता है। और इसका मेन पर्पस ये होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज। वी नीड एनर्जी, आवर बॉडी एक्सपेंड एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड या प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल। तो सेल रेस्पिरेशन का मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन यानी वह क्रिया जो हमारे सेल के अंदर होती है। और सेल के अंदर जो फूड मटेरियल्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में मेन पर्पस इसका क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। दूसरा है कि रेस्पिरेशन की क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था कि रेस्पिरेशन की वह प्रोसेस जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है, यानी फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। इट मींस O2 इज प्रेजेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल हैपन और अकर। But in case of anaerobic respiration, there is no oxygen. It means in this type of respiration, oxygen is absent. और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अगर कोई फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें क्या होता है? C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बिना ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है यानी C6H12O6 डायरेक्टली इथेनॉल का निर्माण करता है यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऐसे प्रोसेस में जिसमें इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग एक और टर्म के द्वारा यूज करते हैं, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन करते हैं। हमारे बॉडी सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है कब? व्हेन वी परफॉर्म वेरियस विगरस एक्सरसाइज। जब हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगती है, इसका मतलब वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। और उसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन आवर मसल सेल्स एंड इट कॉजेज क्रैम्प्स इन आवर मसल्स, जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द होती है। दूसरा, रेस्पिरेशन अलग अलग जीवों के द्वारा अलग अलग तरह से होता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वी कैन से वेरी क्लियरली द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा। सेलुलर रेस्पिरेशन takes place throughout its body surface. Exchange of O2 CO2 इसके बॉडी सरफेस के द्वारा होती है, यानी डिफ्यूजन मेथड्स के द्वारा ये वातावरण से O2 को लेता है और CO2 को रिलीज करता है। अमीबा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा या सेल के जो सरफेस है उसके द्वारा ही डिफ्यूजन मेथड से O2 और CO2 को ये एक्सचेंज कर लेता है। दूसरा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करते हैं तो उसमें अगर एक ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग कॉकरोच के बारे में पढ़ते हैं, कॉकरोच में जो रेस्पिरेशन होती है वो स्पेशल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। इसके पूरे शरीर में
इस तरह की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया, जो पूरे शरीर में पाइप की तरह फैली हुई रहती है और इसके बॉडी में इसके सरफेस पर किनारे की तरफ जो है छोटी छोटे पोर्स के द्वारा, ओपनिंग के द्वारा खुलता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पैरेकल्स। इट मींस आर्थ्रोपोडा का ये मेंबर है, इसमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा। इसी तरह से अगर आप फिशेस के बारे में स्टडी करना चाहें, इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? गिल्स होते हैं। Fishes respire or exchange of O2 and CO2 takes place with the help of the gills. When we study about the frog को हम लोग क्या कहते हैं? Frogs are amphibians. एम्फीबियंस है, ये पानी के अंदर भी रहता है, जमीन की सतह पर भी रहता है। तो अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन करता है। जब जमीन की सतह पर रहता है तो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ये अपने लंग्स के द्वारा इनटेक और गिवन आउट करता है, और जब ये पानी के अंदर रहता है तो इसकी त्वचा हमेशा नम रहती है, जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ये सांस के रूप में ग्रहण करता है। चाहे रेस्पिरेशन एक्वेटिक एनिमल में हो या दूसरे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हो, सब में एक्सचेंज ऑफ गैसेस अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से होता है। अब है कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन के लिए इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। पहला है नॉस्ट्रिल, दूसरा नेजल चैम्बर, तीसरा ट्रेकिया, चौथा ब्रोंकस, पांचवा ब्रोंक्यूल्स, एंड लास्ट पॉइंट इज alveoli. These are the different respiratory organs of the human beings, and all these organs are collectively working together, and that system is called as respiratory system. अब ये different organs में के द्वारा किस तरह से respiration यानी O2 CO2 का exchange होता है, तो ये इसका nasal chamber हो गया, this is the nasal chamber, this one is nostril, और यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ट्रेकिया कहलाता है, और ट्रेकिया चेस्ट वाले रीजन में जाकर के दो ब्रांचेज में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। और ब्रोंकस जब आपके लंग्स के अंदर प्रवेश करती है तो पतली पतली ब्रांचेज में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ये ब्रोंक्यूल्स आपके लंग्स के अंदर है। और यहाँ इसका अंतिम पॉइंट जो है वहां पर छोटी छोटी बैलून लाइक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एल्वोलाई। ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब है कि जो रेस्पिरेशन की पूरी क्रिया होती है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक प्रोसेस कहलाता है इनहेलेशन, और दूसरा है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया इनहेलेशन कहलाती है। और एक्सहेलेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये हो गया। अब ये कैसे हम लोग सांस कैसे लेते हैं और छोड़ते कैसे हैं? इनहेलेशन में क्या हुआ? सबसे पहले आपके ये जो लंग्स है इसके साइड में यहाँ पर वो रिब्स पाई जाती है, और रिब्स के बीच में मांसपेशियां होती हैं। इस मांसपेशियों को जो रिब्स के बीच पाई जाती है इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। और इसके ठीक नीचे एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होती है जो आपके थोरेसिक चैम्बर को एब्डोमिनल चैम्बर से अलग करता है। इस नीचे वाले चैम्बर को, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डायफ्राम।
अब ये क्या होता है कि जिस समय हम लोग इनहेलेशन करते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके कारण आपका सीना का वॉल्यूम बढ़ जाता है और अंदर का प्रेशर कम होता है। उसी समय ये डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर चला जाता है। एज ए रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द आवर थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो अंदर का प्रेशर कम होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर आपके दोनों लंग्स में पहुंच जाता है। और जब अंदर की ओर गया तो लास्ट पॉइंट कहाँ है, एल्वोलाई में। एल्वोलाई में जाकर के O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस इन आवर एल्वोलाई। ये एक एल्वोलाई का चित्र हम बना रहे हैं। इसमें जो है हमेशा इसकी दीवार जो है काफी पतली होती है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड के सेल्स फ्लो होते रहते हैं। और जो ब्लड इसके पास अभी आया है, इस ब्लड में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन दिस चैम्बर ऑफ द एल्वोलाई, और कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज ग्रेटर इन दिस चैम्बर। तो एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन of the O2 and CO2 inside the chamber of the alveoli and inside the blood, exchange of CO2 and O2 takes place very easily। यानी ये डिफ्यूजन मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ब्लड में मिला हुआ वो चला जाता है डिफ्यूज होकर के एल्वोलाई के चैम्बर में, और जो CO2 है इस चैम्बर में यह डिफ्यूज होकर के ब्लड के साथ मिल जाता है। और आपको पता है कि हमारे ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन जो है उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन को वो अपने में कंबाइन कर लेता है। तो विद द हेल्प ऑफ द हेमोग्लोबिन दैट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन के रूप में ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड हैज इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये प्लाज्मा में हम लोग पढ़ते थे कि 90 to 92% वाटर होता है, उसमें ये जो है डिजोल्व फॉर्म में चला जाता है, और डिजोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इट मीन्स जिस समय हम लोग CO2 को शरीर के अंदर से बाहर निकालते हुआ क्रिया क्या कहलाती है, एक्सहेलेशन। और एक्सहेलेशन की क्रिया में दो चीजों जो कि इनहेलेशन में काम आती थी वो चीजें क्या थी, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम। इंटरकॉस्टल मसल जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी अब वो रिलैक्स हो जाती है। डायफ्राम जो नीचे की ओर नीचे की ओर चला गया था वो ऊपर की ओर आता है, यानी कि डायफ्राम का डोम शिफ्ट हो जाना और इंटरकॉस्टल मसल्स का अपने पूर्व स्थिति में आना, इसके कारण क्या होता है, जो आपके जो चेस्ट वाला रीजन है थोरेसिक चैम्बर, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण नॉस्ट्रिल होकर के हम CO2 कंटेनिंग एयर को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, और यह प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने रेस्पिरेशन एक पार्ट लाइफ प्रोसेस का डिस्कस किया। इस वीडियो को आप देखें, आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इसको लाइक या सब्सक्राइब करेंगे, और हम कोशिश करेंगे एकदम सिंपल वे में ऐसा वीडियो बना के आपके प्रोवाइड करेंगे जो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।